हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम करंट की श्रृंखला में अब जो पढ़ेंगे वो 14 मई को टारगेट करके पढ़ेंगे। आपका ये जो वीडियो आएंगे इकट्ठा राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आपके विज्ञान से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे वो, नियुक्तियां, चर्चित व्यक्ति, इनको लेकर पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आपके जो आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस हैं, इन्हीं की दृष्टि से अब ये वीडियो बनेंगे। पहले जो पढ़ रहे थे वो मंथ वाइज पढ़ रहे थे, अब जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा राष्ट्रीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पॉइंट में 60 पॉइंट में लिखते जाइएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। वीडियो देखिए, उसको 60 में लिखते जाइएगा। तो हाल ही में आपका राष्ट्रीय चुनाव यानी भारत निर्वाचन आयोग ने क्वेश्चन बनेगा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, यानी आपको ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाई ये पार्टी। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत वर्तमान में भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कौन कौन सी पार्टियां हैं, यहां से ये भी जानना जरूरी है। अभी जब इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है तो कुछ पार्टियां हैं जिन्हें उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किनको मिलता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक पे। देखिए, हाल ही में आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। पहले थी आपकी 8, लेकिन आपका 3 पार्टियों को हटाया गया है और 1 पार्टियों को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में कुल 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। कौन कौन सी होगी, पहले इन्हें याद रखिएगा। भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा हो गया बीजेपी, तीसरा हो गया बीएसपी, और चौथी हो गई जाके आपके सीपीआई एम, और पांचवी जो हो गई वो एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, और छठी जो हो गई वो हो गई जाके आप आम आदमी पार्टी। ये आपकी 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड्स, जब आप आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था तो कुछ पार्टियां हैं जिन्हें निष्कासित किया गया, क्योंकि इससे पहले 8 पार्टियां थी जिसमें से 3 पार्टियों को हटाया गया और 1 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो वो कौन कौन सी थी इन्हें समझते हैं। पहली थी आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी जो थी वो थी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरी जो थी आपके एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। इन 3 पार्टियों को आपके राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा से हटाया गया है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि वाइब्रेंट विलेज योजना क्या थी। वाइब्रेंट विलेज योजना, देखिए ये जो योजना थी आपके, इस योजना की शुरुआत अमित शाह द्वारा किया गया, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से, अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से। उद्देश्य क्या है इस योजना का, उद्देश्य की यदि हम बात करें तो आपके सीमावर्ती जो गांव हैं उनको उनको विकसित करना, सीमावर्ती
गांवों का विकास। विकास के उसमें संचार हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, और आपका इससे होगा क्या, जो वहां से पलायन करने की जो समस्या थी लोगों की, वो खत्म होगी, क्योंकि उन्हें सुरक्षा का आपका भरोसा मिलेगा। तो वाइब्रेंट विलेज योजना क्या थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? अमित शाह द्वारा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से। और उद्देश्य क्या था? आपका सीमावर्ती जो गांव थे उनका विकास करना। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र लिया जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश का ही है। आगे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है वो है भारत में बाघों की संख्या। भारत में बाघों की संख्या। फ्रेंड्स, इसकी हम बात करते हैं। 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 2023 को जो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या कब से शुरू हुआ? तो वो 1973 से। ठीक, 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर अभियान की शुरुआत। तो आज 2023 में आए तो इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए। इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर से बाघों की गणना का एक नया आंकड़ा दिया है। कहां से दिया है? मैसूर से। तो ये याद रखिएगा, मैसूर से बाघों की गणना का एक नया आंकड़ा दिया गया है, जिसमें से आपका ये बताया गया है कि पिछले 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 200 का इजाफा हुआ है। यानी वर्तमान में कुल बाघ जो हैं, कुल बाघ जो हैं वो 3167 हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में कुल बाघ जो हैं वो 3167 थे 2022 में। और आपका 2018 की गणना का जो प्रकाशन 2019 में हुआ था, उतनी समय जो बाघों की संख्या थी, यानी 2018 की गणना के अकॉर्डिंग में जो बाघों की संख्या थी वो थी 2967। यानी 200 बाघों का इजाफा हुआ है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने टाइगर रिजर्व हैं? वो है 54। फिर इसके आगे हम बात करेंगे, लगभग आपका 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला, जो कुल भूभाग भूभाग का 2.4% है। जो टाइगर रिजर्व जो है 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, आपका जो कुल भूभाग का, भारतीय भूभाग का 2.4% है। इसके आगे हम बात कर लेंगे, सबसे ज्यादा टाइगर यानी बाघों की संख्या कहाँ पर मिली है? वो है मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्रों व पूर्वी घाटों में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, उतनी समय आपके टाइगर रिजर्व कितने थे? आज 54 हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी उस समय आपके 9 टाइगर रिजर्व थे। अगला यहां पर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद कर्नाटक में आते हैं। फिर इसके बाद उत्तराखंड में। यदि मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो, क्योंकि फ्रेंड्स ये आंकड़ा पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 526 मध्य प्रदेश में है, 524 आपके कर्नाटक में, और 442 आपके उत्तराखंड में। टॉप 3 जो है राज्य, उनमें ये कंडीशन है। इतने इतने बाघों की संख्या है। एक बार पुनः देख लेते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आपका मैसूर से बाघों की गणना का एक नया आंकड़ा प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में कुल बाघों की संख्या जो है वो 3167 है।
जो पिछली 2018 की जब गणना हुई थी बाघों की, उससे 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा आपके बाघ किस राज्य में है? वो मध्य प्रदेश में है, संख्या पूछा जा सकता है। कर्नाटक और उत्तराखंड में है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 है, क्योंकि बाघों की गणना का आंकड़ा है तो ये क्वेश्चन बन सकता है प्रश्न में। देखिए, हाल ही में अभी 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? किसी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात ये कह सकते हैं जीआई टैग ऐसे उत्पादों को दिया जाता है कि आपका जैसे किसी विशेष स्थान की जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीज होती है, वस्तु होती है, तो आपका हाल ही में 33 आपके वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से खाद्य भी हो सकती है और आपके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी हो सकती हैं टैग के उसमें। अब हम बात करते हैं वर्तमान में कुल कितने जीआई टैगों को मिल चुका भारत के? वो हुआ है आपके 465। इन 33 उसमें से आपके सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 11 वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें से आपकी 10 वस्तुएं हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन एक बन सकता है, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है? वो है आपके 45 उत्पाद। ठीक है, जिसमें से 20 उत्पाद अकेले बनारस के हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वाराणसी के जिसमें जिन्हें जीआई टैग दिया गया। अब बात कर लेते हैं यूपी के कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो आपका आ गया बनारस का पान हो गया, और बनारस का लगड़ा आम। फिर इसके बाद अब बनारस शहर के रामनगर भंता जो बैगन का था, आपका बांदा का आपका पत्थर शिल्प जो था, सज्जर पत्थर शिल्प, प्रतापगढ़ के आंवला को, और नगीना की लकड़ी शिल्प को, अलीगढ़ के ताला को, बखीरा के पीतल के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है। इन्हें याद करिए, एक बार सरसरी निगाह में ध्यान दे लेना। बनारस का आपका पान, बनारस के आपके लंगड़ा आम, और क्या आपका अलीगढ़ का ताला हो गया, बखीरा का आपको पीतल पीतल के सामान हो गए, और इसके बाद आपका बांदा का जो है पत्थर हो गए सजर पत्थर, और प्रतापगढ़ के आंवले को जीआई टैग मिला है। इसके आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, देखिए इसमें से 4 आधार स्तंभ लिए गए हैं, जिनमें से हम बात करेंगे प्रशासन की, दूसरा जेल में व्यवहार की, और त्वरित न्याय, और चौथा जो है आपका कानूनी सहायता, पुलिस का व्यवहार। इन 4-5 स्तंभों को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2019 में आया था, और 2022 का रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट जो 2023 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तीसरा संस्करण है। इसमें से पहला जो आपका होगा वो टॉप में है आपका कर्नाटक, और अंतिम आपका इसमें बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में विभक्त किया गया है। 10 आपके 18 जो हैं बड़े राज्य लिए गए और 10 छोटे राज्य लिए गए हैं। बड़े राज्यों में आपका कर्नाटक टॉप पर है, और छोटे अंतिम में है आप अपना उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में सिक्किम आपका पहले स्थान पर है, और अंतिम पे है आपका गोवा। ये छोटे राज्यों की श्रेणी में रखा गया। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं बड़े राज्यों में। बड़े राज्यों में हो जाएगा आपका कर्नाटक टॉप पर है, और अंतिम में जो जाएगा आप यूपी 18वां स्थान है। और यदि हम छोटे राज्यों की बात करें
तो छोटे राज्यों में टॉप पर जो है सिक्किम, और अंतिम में जो होगा जाके वो गोवा, 7वां। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं एमवी गंगा विलास की। ये इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, संभावना इसकी प्रबल है। तो होगा विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत। नाम क्या है इसका? एमवी गंगा विलास। एमवी गंगा विलास। इसकी लंबाई और चौड़ाई ये पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है वो 62.5 मीटर की है, और चौड़ाई जो है 12.8 मीटर की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ये है क्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके जनवरी में बनारस से आपके एक एमवी गंगा विलास विमान वाहक पोत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये बनारस से आपके बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ आएगा। फ्रेंड्स, इसमें आपके अंतरराष्ट्रीय जो आपके राष्ट्रीय जल जल मार्ग आपका एक, यानी WNH 1 व WNH 2, जो आपके प्रयागराज से हल्दिया व धुबरी से शदिया, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयागराज से, ये पूछ सकता है, हल्दिया, जिसमें से गंगा और गंगा एवं हुगली नदी के जो परितंत्र है, ये इसमें बना है। और आपका WNH 2 जो है वो आपके धुबरी से सदिया के बीच का है, धुबरी से सदिया। ये पूछ सकता है, आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें ये कहाँ से जाएगा, आपका बनारस से शुरू हुआ था, बनारस से आपके ये बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ आएगा, जो आपके 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल कितने लोग बैठ सकते हैं? 36 लोग, जिसमें से 32 लोग गए थे, और ये किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के पर्यटक इसमें सवार होकर गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगला हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने, लिख लेते हैं पर, केरल उच्च न्यायालय ने अपने जो आदेश को क्षेत्रीय भाषा में जारी करने वाला भारत का पहला आपका उच्च न्यायालय बना है, जिसमें से आपके 2 जजमेंट पारित किया है। पहला था आपका वाहन बिक्री ऋण से, और दूसरा चेक डैम से संबंधित था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाल ही में देश का कौन सा न्यायालय था जिसने क्षेत्रीय भाषा में आपके निर्णय देने का कार्य किया? तो केरल उच्च न्यायालय था, याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक आया है। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि उस समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे, तो इसको समझते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित आयुक्त की नियुक्ति से संबंध में SC का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? देखिए, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपके संविधान के अनुच्छेद 324 के 1 में प्रावधान दिया गया है, जिसमें था क्या अभी तक कि आपका निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता था। तो
इसको चैलेंज किया गया, जिसमें से संवैधानिक पीठ ने एक फैसला सुनाया। तो ऐसे कहा गया कि निर्वाचन जब यानी आगे संसद कोई विधि नहीं बनाती तब तक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उस समिति में 3 लोग होंगे और वो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा। उस समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होगा, तीसरा जो होगा विपक्ष का आपका विपक्ष के नेता होगा। यदि विपक्ष मौजूद नहीं है तो होगा कौन? जो सबसे ज्यादा जिस दल की में सबसे ज्यादा सदस्य हैं उसका एक प्रतिनिधि होगा, यानी विपक्ष के नेता होगा। आगे फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कुल्लम। कुल्लम ये केरल का जिला है एक, ठीक है। ये केरल तमिलनाडु नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि केरल नीचे साउथ के होंगे। तो केरल का एक जिला है कुल्लम। इस जिले का आपका जितने भी गांव होंगे हैं, यानी ये संवैधानिक साक्षर जिला है, संविधान साक्षर जिला, अर्थात कुल्लम जिले के अंदर जितने भी नागरिक हैं, वयस्क नागरिक, उन्हें संविधान के विषय में जानकारी, मूलभूत जानकारी प्रदान है। यह भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो अपने नागरिकों को संविधान की मूलभूत जानकारी प्रदान की है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो होगा, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा बना है? वो आपका विदिशा है, इंदौर का। याद रखिएगा, विदिशा इंदौर का ऐसा पहला जिला, यानी भारत का पहला जिला है जो आकांक्षी जिला कितने आए थे? 112। अपने यूपी के कितने हैं? यूपी के 7 आकांक्षी जिला हैं, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें से जो विदिशा है, मध्य प्रदेश इंदौर, ये 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। आगे बात करते हैं हम हुब्बिल जंक्शन, इसके बारे में। हुब्बल जंक्शन ये जो है, ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का। भारत का विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके हुब्बिल जंक्शन में है, जिसकी लंबाई जो है 1500 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर। इससे पहले कौन था? आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, जिसकी लंबाई थी आपके 1366.33 था मीटर। इसके बाद हम बात करेंगे अगला पॉइंट, याद रखिएगा, हुब्बिल जंक्शन जो कर्नाटक का है, आपका ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई पूछ सकता है 1500 मीटर है। याद रखिएगा, 1507 मीटर की है। आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु जो राज्य है, सुन लेते हैं। तमिलनाडु जो राज्य है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर रहा है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू कर रहा है? वो है तमिलनाडु। अगला हम बात करते हैं, केरल का एक जिला है वायनाड, जहां से आपके, इसको याद रखिएगा, वायनाड जिला आपका केरल का है। ये भी चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये सभी अपने अपने जो सभी जनजातियां हैं उनके बुनियादी जो दस्तावेज थे उनको डिजिटल किया गया है। यानी वायनाड जिला जो था केरल का, ऐसे समझिए, वायनाड जिला केरल का, इसने अपने जितने भी नागरिक थे जनजातियों के,
जो दस्तावेज थे भूमि संबंधी, उनको क्या किया है, डिजिटल किया है, डिजी लॉकर में किया है। यानी उन्हें, क्योंकि जनजाति जो थी उन्हें साक्षरता उतनी जो होती नहीं है उनमें, तो उनके जो अभिलेख थे अधिकतर गुम हो जाते थे, तो उनके भू अभिलेख जो थे उनको डिजिटल किया गया है। ये आपका केरल के वायनाड जिले में। आगे हम बात करेंगे। केरल के ही देश का पहला, केरल में ही अगला पॉइंट देखते हैं। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है, वो केरल बना। ही वन लाइनर है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस इसे याद रखिएगा। इसके आगे हम बात करते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में, इसको लिखते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक। सामाजिक प्रगति सूचकांक फ्रेंड्स, इसमें हम, यानी इस सूचकांक में आपके समाज में शिक्षा का स्तर, जीवन स्तर, इन सबको लिया गया, सम्मिलित किया गया है श्रेणी बनाने में। जिसमें से आपका, यदि हम बात करते हैं तो पांडुचेरी यानी पुडुचेरी, पुडुचेरी का जीवन स्तर जो है वो सबसे उच्च है। इसके बाद प्रथम स्थान पर आपका पुडुचेरी आता है, अंतिम में आता है आपका झारखंड, अंतिम में झारखंड। और यदि हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान आपका 31वां आता है। इसमें बस इतना याद रखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक में किसको रखा गया है, यानी इसका क्राइटेरिया क्या है, समाज में जीवन स्तर और आपका स्वास्थ्य व रहन सहन, ये सबका आधार लिया गया है। जिसमें से आपका पुडुचेरी आपका टॉप पर है, अंतिम पर झारखंड है, और यूपी का जो स्थान है वो आपका 31वां है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है। याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है वो समझते हैं। हाल ही में किस किस योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ की आपका मान्यता मिली है, तो वो है नमामि गंगे योजना। अब जब नमामि गंगे योजना की जिक्र हो रहा तो क्वेश्चन बन सकता है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी जून 2014 में। याद रखिएगा, जून 2014 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका लक्ष्य था आपके 2021 तक था, मार्च 21 तक था। अब इस योजना की आवश्यकता बहुत ज्यादा महसूस हुई, तो इसे और बढ़ा दिया गया, जिसे आपका 2026 तक रखने की योजना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बनेगा, यूएनओ ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की किस योजना को मान्यता दी है, तो वो है आपके नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना में है क्या, बेसिकली कि गंगा का पुनरुद्धार करना और उसके जल की मात्रा को, स्वच्छता, जितने भी आपके सीवेज आना, इनमें इनको सब प्रतिबंधित करना, यानी गंगा के जल को शुद्ध करना, ये नमामि गंगे योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जून 2014 में। और कहां तक रखा गया था इसकी सीमा, वो मार्च 21 में, जून 14 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी। और इसे का लक्ष्य जो, यानी इस योजना का जो समाप्ति का समय रखा गया था वो मार्च आपके 21 में। लेकिन इस योजना की महत्ता को देख करके इसका विस्तार किया गया है, ये आपके मार्च 2026 तक योजना चलेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली शुरू की गई है।
तो वर्तमान हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में कौन कौन से जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली शुरू की गई है? तो वो आपके प्रयागराज, आप गाजियाबाद व आगरा है जिनमें शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लगी है? तो वो है आपके 7 जिले। कौन कौन से हो गए? आपके आगरा हुआ हो गया, प्रयागराज और गाजियाबाद, ये तो हाल ही में 2022 में आए हैं। फिर इसके बाद पहला कहाँ से शुरुआत हुआ? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, बनारस। इन 7 शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। सबसे पहले लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद सॉरी गौतम बुद्ध नगर में शुरू हुआ था। बनारस और कानपुर, फिर इसके बाद आगरा, गाजियाबाद और आपका प्रयागराज में भी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, देखिए ये है क्या? तो पीएम मोदी ने बेंगलुरु का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसमें स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की अनावरण किया है। ये क्या है, किनकी मूर्ति है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य के 19वीं सदी में आपके कैंप गोंडा प्रथम, ये एक सामंतवादी नेता थे। कैंप गोंडा प्रथम ये सामंतवादी नेता था जिन्हें नाट प्रभु कैंट गोंडा के नाम से भी जाना गया है। नाट प्रभु नाट प्रभु कैंप गोंडा के नाम से भी जाना जा गया है। इन्हें ने ही बेंगलोर की जो बेंगलोर का संस्थापक माना जाता है। तो हाल ही में इनकी कांस्य मूर्ति का अनावरण बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बात समझ में आ रही है? तो कैंप गोंडा प्रथम जो विजयनगर साम्राज्य के 16वीं शताब्दी के आपके सामंतवादी शासक थे, इन्हें नाट प्रभु के नाम से भी जाना गया और इन्होंने ही बेंगलुरु का संस्थापक माना गया। तो हाल ही में पीएम मोदी ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है जो आपकी कांस्य की बनी है और इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो है 108 फीट की बनी है। इसके डिजाइनकार कौन से? एमवी रामजी तुषार ने इस इनकी आकृति को डिजाइन दिया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेचू ऑफ आपके बिलीफ की। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के राजसमंद जिले में भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई है जो आपके विश्व में सबसे बड़ी है, 369 फीट की, और मीटर में बात करेंगे 112 मीटर की। ये 108 फीट की है, याद रखिए, फीट में बात हो रही, मीटर में। अब स्टेचू ऑफ यूनिटी, उसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर की है, याद रखिए मीटर में है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। उसके भी डिजाइनकार कौन थे? रामजी तुषार थे जो आपके गुजरात में है। फिर इसके बाद स्टेचू ऑफ इक्वलिटी और स्टेचू ऑफ डिग्निटी, ये याद रखिएगा। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी और स्टेचू ऑफ डिग्निटी ये रामानुजी की हैं। दोनों प्रतिमा किसकी हैं? रामानुज की हैं। स्टेचू ऑफ डिग्निटी आपके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में इसका अनावरण किया गया है। इक्वलिटी जो है वो आपके हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित आपका है। इसके आगे हम बात करेंगे, ये बैठे इसकी जो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी की जो लंबाई है वो 216 मीटर है और डिग्निटी की जो लंबाई है वो आपके ये फ्रेंड्स ये भी 200
16 फीट से कम में है। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। यूपी का पहला ईट राइट स्टेशन। ठीक। ये ईट राइट स्टेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके जो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके खाद्य खाद्य का जो मानक तय करता है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला जो है प्रयागराज को ईट राइट स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है। ये आपका नवंबर 2022 में। यदि 5 स्टार रेटिंग की बात करेंगे तो वो बनारस को दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईट राइट स्टेशन में यूपी का पहला कौन था? वो प्रयागराज था रेलवे स्टेशन। और दूसरा जो था, और जो 5 स्टार रेटिंग के मामले में वो आपका बनारसी बनारस रेलवे स्टेशन को दिया गया है। इसको याद रखिएगा। आगे प्रधानमंत्री भारत जन औषधि जन उर्वरक परियोजना क्या है, यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक के विषय में समझ लेते हैं। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना में क्या है? देखिए, अभी तक जितनी भी यूरिया, डीएपी और आपके पोटास, ये जो खाद थी, इनमें पहले तो समझ लीजिएगा, जो हमको यूरिया लगभग 325 या 400 के समथिंग होगी, और डीएपी 1200-1300 रुपए, और पोटास जो है लगभग 2000 की बोरी जो मिलती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस चीज को कि इनमें जो हम पैसा अदा कर रहे हैं ना, ये लगभग इनकी लागत का 10% अदा कर रहे हैं। इसको समझिएगा। यूरिया, डीएपी और पोटास की जो हम पैसा देते हैं बोरी लेने के, वो लागत का 10% है। 90% जो था वो सरकार डायरेक्ट कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दे देती है। अब लेकिन अभी तक इस सब्सिडी का जिक्र कंपनियां नहीं करती थी। तो हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लाए। इस योजना के तहत है क्या, पहले तो जो इनके थैला होगा, उस थैले में आपके जितने भी यूरिया, डीएपी और पोटास का एक ब्रांड देंगे। उस ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत। आप कहेंगे भारत यूरिया। अब जो जितने भी बोरी आएंगी, भारत यूरिया, भारत डीएपी और भारत पोटाश। तो इसमें था क्या, 1/3 हिस्सा में कंपनी तो अपना अपना प्रचार कर सकती है, अपने कंपनी का नाम दे सकती है। शेष 2/3 जो हिस्सा होगा, उसमें भारत लोगों का आप बोरी में क्या करना पड़ेगा, आपका छापना पड़ेगा कुल मिला के। यानी अब कंपनी सिर्फ अपना 1/3 हिस्सा में करेगी, 2/3 हिस्सा में भारत यूरिया लिखना पड़ेगा, भारत डीएपी और भारत पोटास। यानी जो लोगो दिया गया है वो भारत शब्द दिया गया है। बात समझ में आ रही ना? आपका एक राष्ट्र एक उर्वरक में क्या है, इसमें कंपनियां, सभी विपणन कंपनी, जितने खाद्य निर्माता कंपनी है, उन्हें एक लोगो दिया गया है। वो अब अपनी बोरी के 2/3 हिस्से में उस लोगों का प्रयोग करेंगे। ये अनिवार्य है इस योजना के तहत में। और एक ही रेट हर जगह होगा। आगे हम बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। इसमें ये क्या है, प्रशासन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। इसमें प्रशासन प्रशासन का जनता से कितना लगा हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों का, उसके संबंध में ये आपकी इंडेक्स जारी किया है। जिसमें से आपका पहला स्थान आपका आता है, हरियाणा का आता है। ठीक है। देखिए, लास्ट में पहले जो था वो आपका यूपी का था।
लेकिन यूपी में सुधार हो गया है। 18 18 लेंगे बड़े राज्य, 10 लेंगे छोटे राज्य। हर जब बड़े छोटे राज्यों की बात होगी तो याद रखिएगा, हमेशा अधिकतर 18 बड़े राज्य होते हैं और 10 छोटे राज्य गिने जाते हैं। तो बड़े राज्यों में आपका हरियाणा, और छोटे राज्यों में जो था आपका सिक्किम। बड़े राज्यों में सबसे अच्छा जो है हरियाणा का, और सिक्किम जो है सबसे छोटे राज्यों में पब्लिक अफेयर्स के मामले में सिक्किम है। अजय जी, कम उसमें बात करेंगे सबसे निम्न स्तर पे तो छोटे राज्यों में नागालैंड, और यूपी का जो स्थान है पहले तो 18वां ही था, लेकिन अब सुधार हो गया है। अब कितना है, 12वां स्थान है। तो याद रखिएगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में यूपी का जो स्थान है वो 12वां है। आगे हम बात करेंगे मोढेरा, जो आपका गुजरात का मोढेरा है, वो पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। यानी सौर ऊर्जा संचालित गांव भारत का पहला गांव कौन सा है, मोढेरा, जो गुजरात में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करें फ्रेंड्स, ये रहे आपके राष्ट्रीय परिदृश्य के भाग 1। अगला पार्ट बहुत जल्दी ही आपको प्राप्त होगा, जो राष्ट्रीय परिदृश्य के ही परिप्रेक्ष्य में होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।